हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एस ए स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे साइकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कलाम के जो 3.0 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका जो एग्ज़ाम है वो कैसे आया था, यानी एक बात करें कि परीक्षा से पहले परीक्षा यानी सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का आकलन करने के लिए जो एग्ज़ाम ली गई थी उसके जो क्वेश्चन हैं साइकोलॉजी के, उनको आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन की बात करें तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अधिगम की विशेषता से आप सहमत नहीं हैं। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और इनके जो ऑप्शन है उनको देखना है। अधिगम की विशेषता से आप सहमत नहीं हैं, तो पहला ऑप्शन कह रहा है अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन करता है। पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है अधिगम व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है। दोस्तों, ऑप्शन अच्छे से ध्यान से देखना। सी ऑप्शन अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। डी ऑप्शन कह रहा है बिना किसी उद्देश्य के भी अधिगम प्रक्रिया है वो संपन्न हो सकती है। तो आप इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो सकता है, कमेंट में कमेंट करिए जल्दी से। तो देखो, अधिगम की विशेषता से आप सहमत नहीं हैं, कौन सा ऑप्शन है उससे आप सहमत नहीं हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में का परिमार्जन होता है, ये एकदम ऑप्शन है वो सही है एकदम। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है यानी व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, सही बात है। तीसरा कह रहा है अधिगम व्यवहार में के परिणाम स्वरूप, यानी अधिगम है जब परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन लाता है, सही बात है। अब देखो नेगेटिव वर्ड आ गया डायरेक्ट, बिना किसी उद्देश्य के, डायरेक्ट क्या आ गया, बिना किसी उद्देश्य के। तो जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पहले का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है समस्यात्मक परिस्थितियों को समग्र में समझा जाता है। समस्यात्मक परिस्थितियों को समग्र में समझा जाता है और तुरंत ही हाल स्पष्ट रूप से पूर्ण दृष्टि से मन में आ जाता है। यानी एक तो कह रहा है कि समग्र में समझा जाता है और तुरंत ही हाल स्पष्ट रूप से पूर्ण दृष्टि से समझ में आ जाता है या मन में आ जाता है। तो ये सिद्धांत किसका है। अब देखो समझ की कर रहा है ना, ये तुरंत ही हाल स्पष्ट रूप से पूर्ण दृष्टि से मन में आ जाता है। अब मन में आ जाता है यानी हमें समझ में आ जाता है, और ये पहले भी कह रहा है कि मन में आ जाता है। तो अब ऑप्शन देखो, सूझ के द्वारा सीखने की प्रक्रिया है, या फिर प्रयास या त्रुटि या भूल के द्वारा सीखना है, या अनुकरण द्वारा सीखना है, या संबंधीकरण द्वारा सीखना है। तो ऑप्शन इसके आधार पर कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन दूसरे है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना, देखो दृष्टि आ गया डायरेक्ट, तो दृष्टि आते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये किसका सिद्धांत हो गया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कोलर ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक कौन से नहीं है, सुगमता है, विभेदीकरण है, विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, या फिर व्यक्तिगत आयु है। इसके आधार पर आप आंसर बताइए, इसमें से कौन सा हो सकता है। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स होता है इसमें, कमेंट करके आंसर बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है, ऐसा कौन सा कारक नहीं है इसमें जो मनोवैज्ञानिक में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 का आएगा व्यक्तिगत आयु। कौन सा, व्यक्तिगत आयु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो है लेकिन आपके लिए समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से, थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता से आप सहमत हैं। यानी जो ऑप्शन 4 दे रखे हैं उनमें से कौन सी विशेषता से आप सहमत हैं जो कि प्राचीन अनुबंधन की न होकर प्रमुख रूप से नैमित्तिक अनुबंधन की है। अब देखो इसमें ये प्राचीन अनुबंधन की मना कर रहा है,
यानी प्राचीन अनुबंधन का नहीं होना चाहिए, और नैमित्तिक अनुबंधन है उसका है। इस ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है यह अपने आप में एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया होती है। बी ऑप्शन कह रहा है इसके अनुसार अधिगम है वो समीपता के आधार पर होता है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहा है इसके अनुसार अधिगम है वो मूल रूप से साहचर्य पुनर्बलन पर आधारित होता है। डी ऑप्शन कह रहा है इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार व्यवहार है वो सहज क्रियात्मक होता है। तो इस जो क्वेश्चन कह रहा है इसके आधार पर इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जो राइट आंसर है ना वो कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके अनुसार अधिगम है वो मूल रूप से साचर पुनर्बलन पर आधारित है। तो साचर पुनर्बलन में तो इस ऑप्शन में ये नैमित्तिक नहीं होगा, है ना। तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी दिन, ये थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, इसी में मिल गया ये। किसी दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना करता हूँ, यानी एक कोई व्यक्ति है और ये कह रहा है कि किसी दिन मैं क्या चित्रकार बनने की कल्पना करता हूँ। ऐसा करने में मैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन कर रहा हूँ। देखो अगर कोई चित्रकार है तो वो किस प्रकार का चिंतन करेगा, तो इसमें से ऑप्शन बन रहा है अपसारी चिंतन, भविष्य लक्ष्य, ये लक्ष्य में गलत हो गया, लक्ष्य ई ऐसे है, लक्ष्य ई ऐसे, लक्ष्य चिंतन भविष्य में जो लक्ष्य प्राप्त करने वाला चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या स्वली चिंतन, स्वली ये वाला ऑटिज्म, स्वली चिंतन। तो अब इनमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। यानी क्या कह रहा है, ये प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाह रहा है, क्या बनना चाह रहा है, प्रसिद्ध चित्रकार। अब अगर चित्रकार है तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी, किस प्रकार का चिंतन करेगा। तो ऑप्शन नंबर 5 में कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा होगा। अब देखो चित्रकार है तो चित्रकार तो एक दिशा से, यानी एक दिशा में चिंतन न करके अनेक दिशाओं में करने के कारण इसमें कौन सा हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अपसारी के चिंतन को देखो, ये दो प्रकार के चिंतन होते हैं, एक तो होता है अभिसारी, एक अभिसारी और एक होता है अपसारी, है ना। तो इसमें अभिसारी चिंतन हो जाएगा, क्योंकि देखो अपसारी का मतलब होता है एक दिशा में न सोचकर विभिन्न दिशाओं में सोचना होता है, वो तो होता है अपसारी। और एक दिशा में सोचना, एक ही दिशा में सोचना, जैसा सब सोचते हैं वैसा सोचना अभिसारी होता है। और देखो वैसे भी सृजनात्मक चिंतन ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, तो इसमें क्या है, सृजनात्मक चिंतन होता है वो हमेशा अपसारी चिंतन होता है, ये ध्यान रखना, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा, अभिसारी चिंतन, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। दो प्रकार के चिंतन मैंने अभी बताए थे, अभिसारी अपसारी। अब आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके में अच्छे से समझ में आएगा और ये आपको अच्छे से पढ़ के इसका आंसर देना है। तो देखो इसमें देखो क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, उसको मैं सही कर देता हूँ साथ ही साथ में। रोरसा स्याही धब्बा कार्ड के बारे में क्या सही है। अब रोरसा इसमें एक ऐसे र लग जाएगा, स्याही धब्बा, अब इसमें द बनाया है लेकिन ध बनेगा ऐसे, धब्बा, है ना। तो आप समझने लायक हो, क्योंकि आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है ये। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, उसमें जो कार्ड होते हैं उसके बारे में सत्य कथन बताना है कि एक तो 5 कार्ड श्वेत होते हैं, यानी 5 सफ़ेद कार्ड श्वेत काले होते हैं, और 5 कार्ड है वो रंगीन होते हैं। फिर 2 कार्ड रंगीन होते हैं, 8 कार्ड श्वेत श्याम होते हैं, 3 कार्ड रंगीन होते हैं एवं 7 कार्ड श्वेत श्याम होते हैं। 7 कार्ड रंगीन एवं 3 कार्ड श्वेत श्याम होते हैं। श्वेत श्याम का मतलब जैसे श्वेत काले,
है ना, और रंगीन रंग कलरफुल। तो इसमें से जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 6वें में? तो देखो रोडसाद स्याही धब्बा परीक्षण होता है, उसमें 5 कार्ड यानी ऐसे होता है ना, 5 कार्ड तो कैसे होते हैं, श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट, और 5 कार्ड होते हैं रंगीन। ये ध्यान रखना, इसको आप जो कॉपी है आपके राइट डाउन करो अभी, क्योंकि ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन है वो आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा। रोडसाद स्याही धब्बा परीक्षण कार्ड में जो कार्डों की संख्या होती है वो 5 तो श्वेत श्याम होते हैं और 5 कार्ड है वो रंगीन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो हमें कमेंट में ये भी करके बताना है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन और चाहिए, तो हमें नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, इस प्रकार से है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि, अब देखो बुद्धि इंटेलिजेंस की बात कर रहा है ना, बहुबुद्धि का भाग नहीं है। बहुबुद्धि आप जानते हैं मल्टीपल फैक्टर यानी मल्टीपल बुद्धि है ना इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर है शारीरिक गति, बोधात्मक बुद्धि, तार्किक चिंतन, तार्किक गणितीय विश्लेषण, स्थानिक निरूपण। अब इसमें से ये बताना है कि बहुबुद्धि का कौन सा भाग नहीं है इसमें से। तो बहुबुद्धि का कौन सा भाग नहीं है, तो आप अच्छे से जानते हैं कौन सा भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट हो गया। क्यों? बी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो तार्किक चिंतन, इसमें तार्किक गणितीय चिंतन होता है ना, वो तो इसका भाग है, स्थानिक होता है और एक शारीरिक होता है जिसको क्रियात्मक कहते हैं ना। तो ये तो तीनों होते हैं, लेकिन तार्किक चिंतन इसका बहुबुद्धि का भाग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन है पसंद आए होंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन है वो एकदम उसी पेपर से बनाए हैं और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन के द्वारा बताई गई 8 मनोसामाजिक विकास दशाओं में से प्रथम अवस्था कौन सी है? किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा। एरिक एरिक्सन है ना, इसके द्वारा जो 8 मनोसामाजिक विकास की दशा बताई थी, उनमें से आपको जो प्रथम अवस्था है वो देखनी है। तो विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध, श्रमशीलता बनाम न्यूनता, स्वायत्त बनाम शर्म। तो इसमें से जो 8 मनोसामाजिक विकास की दशा बताई थी उसमें से पहली पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर की कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर की 8 में कौन सी हो जाएगी? देखो डायरेक्ट शुरुआत कहाँ से होती है? विश्वास से होती है। तो डायरेक्ट ऑप्शन आपका डायरेक्ट ही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये आपको एक ट्रिक है, उसको मैं अब अगली वीडियो में फिर बताऊंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 9, कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत किसका कह रहा है? ये कोहलबर्ग का। अब आप जानते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन के अलावा अन्य सभी कथन सत्य हैं? यानी इसमें से कोहलबर्ग का आपने सिद्धांत पढ़ा है और फिर उसके आधार पर इसमें से ये बताना है कोहलबर्ग के अलावा कौन सा ऑप्शन है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नैतिकता की उच्चतम स्तर तक पहुंचना और मुश्किल है, कुछ ही लोग इसे प्राप्त करते हैं, है ना। कुछ ही लोग प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट पहले तो इसको ही अंडरलाइन कर लो, कुछ ही लोग। फिर आगे देखो, नैतिक विकास के समय के साथ अनुमानित निश्चित तरीके से होता है। किसके? अनुमानित होता है नैतिक विकास और निश्चित तरीके से होता है। फिर सी ऑप्शन कह रहा है नैतिक विकास का अलग चरणों में होता है। नैतिक विकास अलग चरणों में इसका विकास होता है। सामाजिक स्वीकार्य और कार्यवाही पर ध्यान केंद्रण मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर होता है। किस पर? सामाजिक।
सामाजिक स्वीकार्य जो कार्यवाही या कार्यक्रम होते हैं उस पर ध्यान केंद्रित है ना करना, वो मनुष्य जाति का एक उच्चतम स्तर है। तो आशा इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कमेंट करिए। ऑप्शन देखो, मैंने जो गोला लगाए हैं उसके आधार पर देखिए, फिर आपके हिसाब से जो आपने सिद्धांत पढ़ा है कोहलबर्ग का उसके आधार पर बताइए, क्योंकि कोहलबर्ग ने कितने इसके स्तर बताए थे। तो देखो, एक तो बताया था कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल, 3 बताए थे ना, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 9 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये स्तर है, कौन सा, ये स्तर है वो यानी कोहलबर्ग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बाकी तीनों कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक बालक की सामान्य विशेषताओं का यह समूह विकास की किस अवस्था को इंगित करता है। तो देखो, आपको पहले क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है और उसके आधार पर फिर आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो अपने आप ही आ जाता है। तो एक बार की सामान्य विशेषताओं का यह समूह विकास किस अवस्था को इंगित करता है, इसमें से देखना है कि विद्यालय पूर्व अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है, अनुकरण करने की अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है, खिलौनों की आयु होती है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना। तो अब आप इसके आधार पर जो राइट आंसर है, इसमें जो डी ऑप्शन है ना, वो डी ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर है वो इसी में से ही बताना है आपको। तो विद्यालय की पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं, हम शैशवावस्था कहते हैं, ये कह रहा है सही है क्या। फिर दूसरा कह रहा है अनुकरण करने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है, ये सही है क्या। खिलौनों की आयु उत्तर बाल्यावस्था होती है, ये सही है क्या। तो अब इसमें से जो अब आपको आंसर देना है वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण करने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है ना। यह आप क्वेश्चन के आधार पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन इज द बी, राइट आंसर। तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही सवाल हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो पूरे सवाल बचे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की वीडियो आपके पास पहुँचती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।